हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। तो दोस्त, आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन केमिस्ट्री के लिए, जो कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सो गाइस, हम लोग शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आपके लिए कि आप लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए। क्लास 12th के हैं तो 8:30 बजे सुबह में केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है, बिल्कुल ही शानदार क्लास। आप ज्वाइन कीजिए। और शाम को 4 बजे से चल रहा है फिर इंग्लिश 100 मार्क्स की तैयारी चल रही है। उसमें इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश के बुक भी कराया जा रहा है। उसके बाद टॉप MVVI MCQs भी कराया जा रहा है और क्वेश्चन आंसर भी कराया जा रहा है। 7 बजे शाम को प्रैक्टिस सेट चलता है, डेली 50 MCQs क्वेश्चन का MVVI टॉप 50 क्वेश्चंस कराए जाते हैं। सो प्लीज़ गाइस, आप लोग इस समय को ज़रूर इस समय पे ज्वाइन कीजिए लाइव क्लास को और फिर आनंद लीजिए अपने स्टडी का। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। आज चैलेंज देता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे, कंफर्म 110% पक्का आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ऑल ओवर केमिस्ट्री से आपको दिया जा रहा है। सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले। और आप लोग सारे क्वेश्चन का जवाब लाइव चैट में जितने लोग देख रहे हैं वो करेंगे। और प्लीज़, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, बिकॉज नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। और एक बड़ी रिक्वेस्ट आपसे कि आप हमें मोटिवेशन और एनर्जी देती है, उसके लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और वीडियो समाप्त होने के बाद वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसा चला, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। सो चलिए गाइज, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, चलिए 50 क्वेश्चंस है, टॉप 50 MCQs क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक क्या है। आपके पास ऑप्शन 4 है, CHO, CO, फिर COOH और OH। आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए फटाफट आप बताते चले कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हम इंतज़ार कर रहे हैं आपका, बताइए, कमेंट कीजिए लाइव चैट में, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। करेक्ट ऑप्शन बताएंगे आप फटाफट, जल्दी से जल्दी जल्दी। वेरी गुड, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमेशा C+O और OH ग्रुप होगा, यानी फाइनली हम इसे COOH ग्रुप कहते हैं। कभी भी याद रखेंगे, COOH ग्रुप जो होता है उससे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप का जो मूलक होता है वो होता है COOH और एक सिंगल बॉन्ड। आपको पता है कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड। सो 4 बॉन्ड बनाने के लिए ही देखिए 1 इधर और 2 इधर और ये OH, यानी फाइनली 4 बॉन्ड बन गए इसके, तो ये COOH हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टल है? कौन सा क्रिस्टल है? ये मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अब बताइए फटाफट से, कांच होगा या साधारण नमक होगा कि ग्रेफाइट होगा कि हीरा होगा? फटाफट से बताएंगे गाइस कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए फटाफट, हम आपके ऑप्शन का इंतजार कर रहे हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, ऑप्शन ए करेक्ट है, कांच। कांच जो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बिकॉज कांच ही अक्रिस्टल होता है। फ्रेंड्स, बात है अक्रिस्टल की। अक्रिस्टल किसे कहते हैं? जिसका कोई भी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है, जिसका कोई एक रेगुलर स्ट्रक्चर, रेगुलर ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कांच बोलते हैं, सॉरी अक्रिस्टल बोलते हैं। सो कांच जो है वो अक्रिस्टल है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, किसी विलयन का वाष्प दाब होता है? वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज मिलने वाला है। ऑल ओवर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ऑल ओवर केमिस्ट्री का, पूरा केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको 50 MCQs किए गए, वो भी टॉप क्लास के, टॉप MVVI क्वेश्चन है। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए, विलयन का वाष्प दाब क्या होता है? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से ज़्यादा या फिर उससे कम कि उसके बराबर कि इनमें से कोई नहीं? तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है फटाफट। चलिए कमेंट कीजिए, लाइव चैट में बताते चले जितने लोग देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट बताएंगे। चलिए चलिए बताते चलिए। विलयन का वाष्प दाब,
वेरी गुड, विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से हमेशा कम होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। याद रखेंगे, किसी भी विलयन का वाष्प दाब अगर विलायक की वाष्प दाब की तुलना की जाए तो विलायक के वाष्प दाब से वो कम होता है, यानी कि विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होता है जबकि विलयन का वाष्प दाब कम होता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। सो गाइज ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी लगाया उनका सही है। थैंक यू सो मच, वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन से सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है। दैट मीन्स कि कौन ऐसा इसमें राशि है जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। मोलालिटी, मोलारिटी, नॉर्मलिटी एंड वेट वॉल्यूम रेशियो, यानी कि ऑप्शन ए है मोललता, ऑप्शन बी है मोलरता और ऑप्शन सी है नॉर्मलता, ऑप्शन डी है भार आयतन अनुपात। सो गाइज बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चलिए बताइए फटाफट से। बिल्कुल सीरियस होकर नहीं पढ़ना है, सीरियस लोग हॉस्पिटल में पाए जाते हैं और आपको एंजॉय से पढ़ाई करना है। कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए लाइव चैट में कमेंट करेंगे जितने लोग देख रहे हैं। वेरी गुड, मूललता जो है, मूललता जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसको टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं होता। ओके, मूललता सही होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होगा। जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फ्रेंड्स, एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फार्मूला पूछा जा रहा है। आप ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन ए बी सी डी आपके पास है। CnH2n+2O, CnH2nO, CnH2n+1O, CnH2nO2। सो फ्रेंड्स आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चलिए फटाफट से जितने लोग देख रहे हैं क्लास को इंटरेस्टिंग बनाया जाए और फिर कमेंट कीजिए फटाफट से। बहुत तेज़ में नहीं ना बोल रहा हूँ, बहुत स्पीड नहीं हूँ, नॉर्मल। चलो क्योंकि 50 क्वेश्चंस करने हैं, आपका समय भी लैप्स नहीं करना है। सो गाइस आज बता देता हूँ, आज इंग्लिश का टेस्ट नहीं होने वाला है, वो नोटिफिकेशन आपको ग्रुप में दे दिया गया था। सो गाइस चलिए फटाफट से आप बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जो एल्डिहाइड के लिए भी होगा और फिर कीटोन के लिए भी होगा। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे करके बता रहा हूँ। चलो वैसे सही ऑप्शन है इसका बी। सही ऑप्शन क्या होगा, बी। फ्रेंड्स बी करेक्ट होगा। चलिए फटाफट से मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए एक ले रहा हूँ एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड मैंने एक ले लिया CH3, CH2 और CHO। ये एक एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड की पहचान कैसे करेंगे, वो CHO ग्रुप से। ओके, यहाँ पे CHO है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कीटोन का। एक कीटोन ले लेते हैं CH3, CO और फिर CH3। चलिए फटाफट से देखिए आराम से। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो टोटल कार्बन कितने हो गए, 1 2 3, C3 और H कितने हो गए, 3 2 5 1 6 और फिर एक ऑक्सीजन। फ्रेंड्स नीचे हम कीटोन की बात करते हैं तो इसमें भी देखते हैं कि C3 है, H6 है और एक O है। फाइनली अगर बात करें हम C3H6O, यानी कि C3 यहाँ पे 3 है तो इसका 3 दूनी 6, 2 गुना हो रहा है यहाँ पे, तो फिर N और 2 गुना H 2 गुना हो रहा है, फिर एक O हो रहा है, यानी कि फाइनली फ्रेंड्स जो होगा उसका ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है, क्योंकि CnH2n को ही फॉलो कर रहा है। वो CnH2nO को फॉलो कर रहा है क्योंकि C3 है और फिर 3 दूनी 6। सो फाइनली ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए भी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, फटाफट से बताइए। क्लोरोफॉर्म है क्या है, क्लोरोफॉर्म एक क्या है, प्राइमरी हैलाइड होगा या फिर टर्शियरी हैलाइड होगा, कि ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न होगा कि टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न। चलिए फटाफट से बताते चलिए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए जितने लोग देख रहे हैं सारे लोग कमेंट करेंगे। बताइए बताइए। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। अब तो हिंट दे दिए मैं, CHCl3 जो होता है वो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है। आपको पता होना चाहिए ट्राई हैलोजन, क्लोरीन जो है वो हैलोजन है और ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न हम बोलेंगे, ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स क्लोरोफॉर्म याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पिछला साल पूछा गया था, तो पता नहीं पूछा जा सकता है, आपको ये कंप्लीट कर लेना है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लोरोफॉर्म क्या है, ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि HCP संरचना में पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है। बताइए फटाफट से। पैकिंग का परसेंटेज नहीं पूछा है, परसेंटेज के लिए आपको ऑप्शन में परसेंटेज नहीं दिखाई दे रहा है, वो एफिशिएंसी होती है, बट यहाँ पे प्रभाज पूछा गया केवल फ्रैक्शन। बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए में 0.68, ऑप्शन बी है 0.74, ऑप्शन सी है 0.54 एंड ऑप्शन डी है 0.50। सो गाइस बताइए, कमेंट कीजिए लाइव चैट में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कि HCP के बारे में बता देता हूँ।
बारे में इसका होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और ये एक प्रकार की ऐसी पैकिंग होती है जिसमें ए बी टाइप की व्यवस्था हमें प्राप्त होती है। सो गाइज आप बताएंगे फटाफट से कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। देखिए आपको पता होना चाहिए कि एच जो होता है, एच का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है 12, और फिर एफ का भी 12 ही होता है। एफ का भी कितना होता है 12, तो एफ में 0.74 फ्रैक्शन होता है। सो गाइस एच के लिए भी 0.74, सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि ब्रेवेस जालकों की संख्या कितनी होती है, फटाफट से बताएंगे। 4, 7, 14 एंड 8। ब्रेवेस जालकों की संख्या कितनी होती है, बताएंगे। ब्रेवेस जालकों की संख्या कितनी होती है 14, वेरी गुड। ब्रेवेस जालकों की संख्या कितनी होती है 14, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब चलिए बात करते हैं फिर 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अभिक्रिया जो है 2HiH2+I2 इसकी अणुकता क्या होगी, मॉलिकुलरिटी, जो कि कल ही आपको हम सुबह 8:30 बजे वाला क्लास में पढ़ाए थे। मॉलिकुलरिटी केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन, बताइए फटाफट से। 2HiH2+I2 की अणुकता क्या होगी, 0 होगा या फिर 1 होगा कि फिर 2 होगा कि फिर 3 होगा। अगर आपने क्लास देखा होगा तो पक्का सही आंसर दोगे। चलो बताओ फटाफट से, जल्दी फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन 9 नंबर का कौन सा होगा, वेरी गुड, बिकॉज यहाँ पे 2 है। HI के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2, सो इसका जो होगा अणुकता 2 हो जाएगा, मॉलिकुलरिटी 2 होगा। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी करेक्ट होगा 9 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि वैसा कारक बताओ जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन की ऑल ऑफ दीज, तापमान, दाब या सांद्रण की इनमें से सभी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये तो जवाब आपको देना होगा, लाइव चैट में कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, फटाफट से फ्रेंड्स। चलिए 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 बताते चलिए, एकदम बिल्कुल रिलैक्स होकर के स्टडी करना है। साइंस संग्रह यूट्यूब चैनल पे आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर के स्टडी करना है। आपकी सिलेबस 110% श्योर मैं बताता हूँ कंप्लीट कराई जाएगी इस चैनल से। सो प्लीज़ बिल्कुल पेशेंस रखिए। और टेस्ट भी होगा बहुत जल्दी, इंग्लिश का टेस्ट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क की वजह से आज नहीं हो पाया, पोस्टपोन कर दिया गया है। चलिए बताइए 10 नंबर का, इनमें से सभी, वेरी गुड, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अभिक्रिया की दर को टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है, दाब भी अफेक्ट करता है और कंसंट्रेशन भी। सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा घटक जल को ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत कर देता है, कौन सा घटक, बताइए कौन सा घटक है जो ऑक्सीजन को जल को ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत कर देता है, वेरी गुड। बताएंगे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, F2, Cl2, Br2, I2। आपको पता करना होगा इसमें कि कौन प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रबल ऑक्सीकारक आप बताओ, आपने ये चीज़ 11th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आपको बताया गया होगा पीरियोडिक टेबल वाला उसमें। चलिए फटाफट से बताते चलेंगे, वेरी गुड, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, F2 होगा, है जो ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत कर देता है जल को। चलिए बात करते हैं फिर 12 नंबर क्वेश्चन की, XeF2 की अणु की आकृति कैसी होती है। भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं ऑल ओवर केमिस्ट्री के। सो प्लीज़ गाइस वीडियो को बिना स्किप किया आपको लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए XeF2 की अणु की आकृति कैसी होती है, समतल, त्रिकोणीय, फिर वर्ग समतल की, रेखीय की, पिरामिडी। चलिए फटाफट से बताएंगे, कमेंट कीजिए आप, जितने लोग देख रहे हैं वो सारे कोई कमेंट कीजिए भाई, लाइव चैट ऑप्शन को क्लिक कीजिए और उसमें कमेंट करते चलेंगे, शर्माइए मत। गलती होगा या सही वो तो हम देखेंगे, आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कीजिए फटाफट से। वेरी गुड, XeF2 कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर रखता है, एक लीनियर स्ट्रक्चर हो गया इसका, इसलिए हम इसे बोलेंगे रेखीय। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, XeF2 के अणु की आकृति रेखीय होती है, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ग्रुप 18 का है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए फटाफट से ध्यान रखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 13 कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं या फिर फ्लक्स कहते हैं या फिर धातुमल कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट से फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 13 का, बताते चले बताते चले। ला 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 ला
चलिए वेरी गुड, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं, क्योंकि गैंग मतलब अशुद्धि, गंदगी। सो फ्रेंड्स ऑप्शन ए करेक्ट होगा 13 का। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कि अयस्कों से गैंग को बाहर निकालने के लिए जो हम पदार्थ इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलेंगे या फिर स्लैग की खनिज की, इनमें से कोई नहीं। देखिए कोई नहीं यहाँ पे छूट गया है, सॉरी, यहाँ पे लिख लेते हैं इनमें से कोई नहीं। चलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताएंगे? 14 का ऑप्शन, वेरी गुड। अयस्कों से गैंग को बाहर निकालना है तो जो हम उसमें सबस्टांस पदार्थ डालते हैं वो हमारा होता है फ्लक्स। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा गाइस, ऑप्शन ए करेक्ट है। याद रखेंगे, फ्लक्स एक ऐसा पदार्थ होता है जो अयस्कों से अशुद्धि को निकालने में हमें हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे कि विलयन में विलय तथा विलायक के मूल प्रभाज का योगफल होता है। विलयन में विलय तथा विलायक के मूल प्रभाज का योगफल क्या होता है? फटाफट से कमेंट करें और बताइए फ्रेंड्स ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। विलय का मूल प्रभाज और विलायक का मूल प्रभाज का योगफल क्या होता है? फटाफट कमेंट कीजिए आप सब, लाइव चैट में जितने लोग देख रहे हैं कमेंट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो गाइज देर मत कीजिए और कमेंट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए अपने स्ट्रॉन्ग। पैसा तो नहीं लग रहा है, फ्री में आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, फ्री में टेस्ट भी लिया जाता है, सारा चीज़ फ्री हो रहा है, तो फिर फ्री का भी फायदा नहीं उठा रहे हैं आप लोग। चलिए फटाफट से बोलिए, वेरी गुड, ऑप्शन ए आ रहा है, बहुत बढ़िया। जितने लोगों ने ऑप्शन ए दिया वो एक्सीलेंट बोलेंगे उसको, एक्सीलेंट। विलय तथा विलायक के मूल प्रभाज का योगफल हमेशा 1 होता है, ऑप्शन ए करेक्ट। समुद्री जल का पराशरणी दाब लगभग में कितना होता है वो बताएंगे आप? 30 एटीएम, 10 एटीएम, या फिर 1 एटीएम, या फिर 20 एटीएम? फटाफट से कमेंट कीजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए 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 बताते चलिए कि समुद्री जल का पराशरणी दाब लगभग क्या होता है, कितना होता है बताएंगे? 30 एटीएम होगा, या फिर 10 एटीएम की, 1 एटीएम की, 20 एटीएम? वेरी गुड कमेंट, चलिए बहुत सुंदर, ऑप्शन ए गिरा, ऑप्शन ए सही होगा, 30 एटीएम। पराशरणी दाब लगभग समुद्री जल का कितना होता है? 30 एटीएम, लगभग की बात कर रहे हैं। फिर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, याद कर लेंगे, जिसको नहीं पता है वो याद कर लो इसको। निम्न में कैलेमाइन कौन है बताइए? कैलेमाइन किसको बोलेंगे? CaCO3 को, CaCO3 को, फिर Fe2O3 को, कि ZnCO3 को, कि FeS को? कौन सा कैलेमाइन है बताएंगे? कैलेमाइन 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएंगे फटाफट से? कैलेमाइन कौन सा है? ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए फटाफट बताएंगे, बहुत नया क्वेश्चन इसमें मिलेगा आपको, बहुत ही वेरी वेरी यूजफुल क्वेश्चन। सो लास्ट तक जरूर देखना है, इस क्लास को अटेंड किए रखिएगा, और जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक जरूर कर लेना भाई। चलो वेरी गुड, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ZnCO3 कैलामाइन होता है जो कि जिंक का एक अयस्क होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि C2H5OH और CH3OCH3 ये किस प्रकार के आइसोमेरिज्म है, किस प्रकार के समावयवी हैं बताएंगे? ये दोनों जो कंपाउंड है C2H5OH और फिर CH3OCH3, इसका नाम होगा एथेनॉल और इसका नाम होगा ईथर है, डाई मेथिल ईथर। ओके, चलिए बताएंगे कौन सा कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड किस प्रकार के आइसोमेरिज्म है? स्थान समावयवी कहलाएंगे या फिर क्रियाशील समावयवी की श्रृंखला समावयवी कि इनमें से कोई नहीं? चलिए ऑप्शन बताते चलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है हमें, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें क्रियाशील मूलक में अंतर दिखाई दे रहा है, बाकी सब ठीक है, अणुसूत्र समान है, बस संरचना सूत्र में आपको क्रियाशील मूलक अलग दिखाई दे रहे हैं। सो क्रियाशील समावयवी, बिकॉज इसमें एल्कोहल है और इसमें ईथर है। एल्कोहल की पहचान OH और ईथर की पहचान O से होता है, और इधर एल्काइल समूह होते हैं। सो गाइस ऑप्शन बी करेक्ट होगा, याद रखेंगे 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और चलिए फाइनली आपके पास एक नोटिफिकेशन मैं दे रहा हूँ। मैंने शुरू में ही बताया कि 8:30 बजे सुबह में केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है, 12th क्लास का, आप जरूर उसे ज्वाइन करो भाई। नोट्स भी वहाँ पे कराए जाते हैं, आपको सारा डाउट भी क्लियर होता है, सारे सेशन में न्यूमेरिकल्स भी कराए जाते हैं, सारे थ्योरी भी कराए जाते हैं और लिखवाए भी जाते हैं। 4 बजे शाम को आप इंग्लिश 100 मार्क्स की फुल्ली तैयारी कर सकते हैं बिना कोई डाउट का, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। 7 बजे प्रैक्टिस सेट जो भी आप अटेंड किए हैं। चलिए फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ कि एल्यूमिनोथर्मिक विधि द्वारा किसका निष्कर्षण होता है? एल्यूमिनोथर्मिक विधि द्वारा किसका निष्कर्षण होता है बताएंगे फ्रेंड्स? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? चलिए फटाफट से बताएंगे, एल्यूमिनोथर्मिक विधि द्वारा निष्कर्षण किसका होता है?
वेरी गुड, ऑप्शन सी क्रोमियम का, क्रोमियम एल्यूमिनोथर्मिक, जिस खनिज का जो ऑक्साइड होता है, धातु का ऑक्साइड, अगर उसका हम लोग अवकरण कार्बन से नहीं करा पाते हैं तो उसका एक स्पेशल मेथड होता है जिसमें एल्यूमिनियम चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है, फिर वो एल्यूमिनोथर्मिक विधि ही कहलाती है, तो उसमें हम क्रोमियम का इस्तेमाल, क्रोमियम जो होता है एल्यूमिनोथर्मिक विधि द्वारा निष्कर्षित होता है दिए गए ऑप्शन में, ये चारों ऑप्शन में क्रोमियम का एल्यूमिनोथर्मिक विधि द्वारा निष्कर्षण किया जाता है। सो गाइस ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन के हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है, बताइए फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि हीलियम का द मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज, पृथ्वी होगा कि फिर कोयला की खान होगा कि सूर्य की रेडियम, फटाफट से बताएंगे। चलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बताइए आप, लाइव चैट में कमेंट करते रहो, इंटरेस्ट एकदम बिल्कुल रिलैक्स हो करके। भाई एक और सूचना आपको मैं बता रहा हूँ, सूचना क्या है, एक एडवाइस होगी, सलाह होगी कि आप बिल्कुल घर में ही रहे, बाहर ना जाए, मार्केट खुलने पर भी आप बाहर ना जाए, बिल्कुल रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे से डिस्टेंस मोड में ही रहना होगा, बिकॉज अभी देश पूरा परेशान है, क्या किया जाए। हीलियम का मुख्य स्रोत होगा सूर्य, वेरी गुड, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन कि एमिनो एसिड में पाया जाने वाला क्रियात्मक समूह कौन कौन होगा, COOH समूह की, NH2 की, CH3 की, ये ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, फटाफट से बताएंगे और इसको ज़रूर याद रखना, ज़रूर याद करना ये, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एमिनो एसिड जो होता है, एमिनो एसिड उसमें कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है, बताइए। ला 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 ला। वेरी गुड, चलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एमिनो एसिड में आपको पता होना चाहिए कि COOH ग्रुप भी रहता है और फिर एमिनो NH2 ग्रुप भी रहता है, यानी कि दोनों पाए जाते हैं एमिनो एसिड में, ये दोनों पाए जाते हैं। सो गाइस ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए फटाफट से 21 का ऑप्शन डी करेक्ट कर लेंगे, जिन बच्चों ने ऑप्शन डी लगाया हम एक्सीलेंट, सुपर्ब। निम्न में कौन सा विलयन कोलाइड नहीं है, बताइए, तेल और पानी, फिर दूध तथा पानी, या थम्सअप, या सादा पानी। कोलाइड की बात की जा रही है कि कौन सा विलयन जो है वो कोलाइड नहीं है, बताइए फटाफट से। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे गाइस, तो फाइनली कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, बताएंगे आप लोग जल्दी जल्दी, जितने लोग देख रहे हैं कमेंट कीजिए फटाफट। वेरी गुड, सादा पानी, इसमें कोलाइडी पार्टिकल्स नहीं है, सो कोलाइड नहीं होगा, बिकॉज ये एक शुद्ध विलायक है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कि द्रव स्नेही कोलाइड के अस्थायित्व का प्रमुख कारण क्या होता है। द्रव स्नेही जो कोलाइड होते हैं, जो लायोफिलिक कोलाइड होते हैं, द्रव स्नेही को लायोफिलिक भी बोलते हैं, जिसको लिक्विड से लगाव होता है, प्रेम होता है, तो उसको स्टेबिलिटी उसमें ज़्यादा होती है, तो उसका स्थायित्व का स्टेबिलिटी का मेन कारण क्या होता है, आकार की वजह से होते हैं या फिर आवेश के कारण, कि डेंसिटी के कारण, कि फिर लिक्विफिकेशन के कारण, यानी द्रवीकरण के कारण। कौन सा ऑप्शन सही है फटाफट से आप बताएं। चलिए जल्दी जल्दी बोलेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, चार्ज पार्टिकल, यानी कि आवेश के कारण, आवेश के कारण वो जो लायोफिलिक कोलाइड होते हैं उसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी पाई जाती है। सो ऑप्शन फाइनली बी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट चलते हैं हम लोग, कि जब प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलयन से गुजारते हैं तो क्या होता है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग, जब प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, हाँ बताएंगे। वेरी गुड वेरी गुड, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बिकॉज प्रकाश जो है वो कोलाइडी पार्टिकल्स से होकर के टकरा जाता है और वो इधर उधर प्रकाश इधर उधर स्कैटर्ड हो जाते हैं। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फ्रेंड्स 24 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फैराडे की इकाई क्या होती है। फैराडे जो आपने सुना है बहुत बार, मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बताया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेसन 3 है फिजिकल केमिस्ट्री का। चलिए बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, कूलम प्रति मोल, कूलम प्रति मोल को हम एक फैराडे बोलते हैं, याद रखेंगे, एक फैराडे बराबर एक कूलम प्रति मोल। अगर आप 90% से ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हो, 95 पेपर लाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, डेली क्लास ज्वाइन कीजिए और डेली घर पे खूब मेहनत करो, छोड़ दो दुनिया वालों से, मतलब खूब मेहनत करो। तुम्हारे पीछे एक दिन सारी दुनिया होगी, जब सक्सेस तुम्हारे हाथ में होगा तब।
चलिए क्वेश्चन नंबर 26, विद्युत अपघटन के नियम जो दिए थे वो कौन थे? लेमार्क या फिर ओस्टवाल्ड की फैराडे के आर्हेनियस? कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था इन चारों में जो विद्युत अपघटन का नियम दिया था? चलिए बताएंगे, फटाफट से ऑप्शन दीजिए। मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया और बहुत सुंदर जवाब फैराडे होगा। क्या होगा? फैराडे। विद्युत अपघटन के नियम फैराडे ने दिया था। चलिए फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं फिर 27 नंबर क्वेश्चन की, चालकता की इकाई क्या होती है? चालकता की इकाई क्या होती है बताएंगे। ऑप्शन आपको दिखाई दे ही रहा है, फिर ऑप्शन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा बताएंगे आप फटाफट से। 27 का कौन सा ऑप्शन सही है बताइए फटाफट। वेरी गुड, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा 27 का, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स मोलर चालकता की, जो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया भी था और यूनिट निकलवाया भी था इसका, कि मोलर चालकता की यूनिट क्या होगी बताएंगे फटाफट, कमेंट कीजिए। वेरी गुड, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सो गाइस ऑप्शन डी करेक्ट होगा 21 का। चलिए बात करते हैं फिर 29 का, निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कौन सा कलरफुल होता है, कौन सा रंगीन होता है? NH3, N2O, NO या फिर NO2? बताएंगे फ्रेंड्स कौन सा रंगीन होता है 29 का। फटाफट से कमेंट कीजिए आप लोग लाइव चैट में। अरे कंजूसी मत करो, प्रैक्टिस में खूब प्रैक्टिस करो। और भी इसका चैप्टर वाइज आपको MCQs करा दिया गया है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देखिए। फिजिक्स का चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर का अलग अलग चैप्टर का MCQs कराया गया है, हिंदी का, इंग्लिश का, फिर फिजिक्स का, सबका कराया गया है। आप उसे जा करके देख लीजिए, पैसा नहीं लग रहा है देखने में। चलो 29 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका डी, NO2। NO2 जो होता है वो रंगीन होता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर 30 नंबर क्वेश्चन होगा, विलयन की चालकता किसके समानुपाती होती है? विलयन की चालकता जो होती है वो किसके समानुपाती होती है वो बताएंगे फटाफट से। चलिए बोलिए बोलिए, क्लास को स्किप नहीं करना है, क्लास छोड़ना नहीं है, अभी लास्ट तक इसमें जरूर रहना है। फालतू का वीडियो देख करके अपना MB बर्बाद कर देते हो। एजुकेशनल वीडियो देखो, तुम अभी स्टूडेंट हो, तुम्हें इसकी बहुत ज़रूरत है। अभी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद है, ऑनलाइन स्टडी ही चल रही है, सो आप भी ऐसे स्टडी करो। चलो, आयनों की संख्या के समानुपाती होती है चालकता। चालकता जो होती है वो आयनों की संख्या के समानुपाती होती है, सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स 31 नंबर क्वेश्चन की, फैराडे का प्रथम नियम क्या है? आपको यहाँ पे 4 इक्वेशंस दिखाई दे रहे हैं और बताइए कौन सा फॉर्मूला, कौन सा इक्वेशन सही है। फैराडे का प्रथम नियम क्या है फटाफट से बोलेंगे। वेरी गुड, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए 31 का ऑप्शन बी, M बराबर ECT या फिर M बराबर ZCT भी मिल सकता है। 32 नंबर क्वेश्चन, अब हम जरा बहुत स्पीड में चलेंगे, आप कमेंट करते रहेंगे। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या करते हैं? उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को सिर्फ बढ़ाते हैं या फिर सिर्फ घटाते हैं, कि बढ़ाते घटाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताएंगे फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए कमेंट कमेंट कमेंट, फास्ट जल्दी जल्दी। वेरी गुड, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वो कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। मैंने आपको ये बताया था, आपको केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में अभी 3 दिन पहले जो 8:30 बजे सुबह में क्लास हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया था। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ का मान क्या होता है? T½ हाफ लाइफ, जो आज की सुबह में क्लास में मैं बताया हूँ, बट जीरो ऑर्डर के लिए बताया हूँ। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको बता देता हूँ, 0.693/K होता है, 0.693/K। और मैं ये कल बताने वाला हूँ, कल का सुबह का क्लास है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चलेगा। आप 8:30 बजे केमिस्ट्री क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करना क्या है, आपको साइंस संग्रह यूट्यूब चैनल के मेन पेज पे आ जाना है, वहाँ पर प्रीमियर का टाइम आपको मिलेगा। ओके, बात करते हैं फ्रेंड 34 नंबर क्वेश्चन की, तेल को वसा में बदलने के लिए कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है? वेरी गुड क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने इसको एक बार पहले भी कराया था और जो बच्चे उसमें अटेंड किए होंगे वो बता देंगे। वेरी गुड, निकेल जो है उसको तेल को वसा में बदलने के लिए ही हम लोग यूज़ करते हैं। सो फाइनली ऑप्शन सी करेक्ट होगा गाइज। बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यूरिया को अमोनियम कार्बोनेट में बदलने वाला एंजाइम कौन सा होता है? यूरिया को अमोनियम कार्बोनेट में बदलने वाला एंजाइम क्या होता है? कौन सा? टाइलिन या इन्वर्टेस या जाइमेस या यूरियस? वेरी गुड, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है।
चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की वैद्युत अपघटन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है किसको? वैद्युत अपघटन विधि द्वारा किसको शुद्ध किया जाता है फ्रेंड्स? किसको? कॉपर को। वेरी गुड, चलिए थैंक यू सो मच कमेंट के लिए। ऑप्शन डी, कॉपर जो होता है वो उसको वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस द्वारा, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस द्वारा हम उसे प्योर कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की वायु की अनुपस्थिति में होने वाली प्रक्रिया कौन सी है जो बिना वायु के हो? यानी कि जारण भर्जन दोनों निस्तापन। एक बात आपको बता दें फ्रेंड्स, जारण और भर्जन दोनों एक ही है। जारण का ही दूसरा नाम होता है भर्जन। सो गाइस, निस्तापन जो एक ऐसा प्रक्रिया होता है जो वायु की अनुपस्थिति में होता है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है 37 का। फ्रेंड्स बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चंस। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की कोटि क्या होती है? वेरी गुड क्वेश्चंस, बताइए आप। प्रकाश रासायनिक फोटोकेमिकल रिएक्शन की कोटि क्या होती है? फटाफट से कमेंट करेंगे। ला 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 ला। 38 नंबर क्वेश्चन, फोटोकेमिकल रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है? बताएंगे फटाफट। जीरो ऑर्डर। मैंने आज सुबह ही क्लास में आपको बताया कि जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो भी प्रकाश की उपस्थिति में होती है, हमेशा वो जीरो ऑर्डर की होती है। सो फ्रेंड्स ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39, अणुकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है? मॉलिक्यूलरिटी का पॉसिबिलिटी सबसे अधिक कितना जा सकता है? 1, 3, 4, 6। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वेरी गुड, जल्दी जल्दी बोलो, कमेंट सही जा रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। जो क्लास अटेंड किए होंगे बच्चे, कल के क्लास में मैंने मॉलिक्यूलरिटी पढ़ाया था, और आप अगर अटेंड किए होंगे तो जरूर बताएंगे। वेरी गुड, ऑप्शन 3 मॉलिक्यूलरिटी ऑप्शन 3 तक पॉसिबल होती है, उसके बाद डिफिकल्ट होते जाता है। सो हम फाइनली कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी का मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकता है। सो गाइस ऑप्शन बी करेक्ट है। अब चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ कितना होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। शुष्क सेल का, ड्राई सेल, जैसे मैंने आपको लेक्लांचे सेल बताया था, और उसमें ये चीज़ मैंने आपको बोल दिया था, लिखा नहीं था बट बोला था कि शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल डॉट 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 होता है, और वो डॉट डॉट आप बताएंगे क्या होगा? 1.5, 1.3, 1.35 एंड 2 वोल्ट। क्या होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फटाफट से बताएंगे गाइस। वेरी गुड, 1.5 वोल्ट। चलो याद कर लेना, 1.5 वोल्ट जो होता है वो शुष्क सेल का, ड्राई सेल का विद्युत वाहक बल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 के निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? सेकेंडरी सेल कौन सा होगा? लेक्लांचे सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, या फिर सांद्रण सेल, की इनमें से सभी? फटाफट से बताएंगे, बारी आपकी चल रही है अब। चलिए चलिए बताते चलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड। जो द्वितीयक सेल फ्रेंड्स किसको बोलते हैं? जो चार्जेबल हो, एक बार खत्म होने के बाद भी उसे फिर हम चार्ज करके यूज़ करते हैं। तो लेड स्टोरेज बैटरी, मैंने आपको ये बड़ी डिटेल्स में बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सो फाइनली ऑप्शन बी करेक्ट होगा फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? ये इस साल पूछा गया है। यकीन नहीं है तो आप इस साल के पेपर उठा करके देख लें केमिस्ट्री का। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, ये पूछा गया है। समभारिक आइसोबार्स, समावैवी आइसोमेरिज्म, अपर रूप यानी कि बोलते हैं एलोट्रॉप्स, समस्थानिक आइसोटॉप्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑक्सीजन और ओजोन, ये दोनों क्या है? फटाफट बताइए, वेरी फास्ट, बहुत तेजी में बताइए जल्दी से। हाँ, अपर रूप एलोट्रॉप्स होते हैं। ऑक्सीजन O2 एंड O3 जो होते हैं, ओजोन O3 होता है, ठीक है ना। अपर रूप होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की कि S8 सल्फर, S8 में सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर कितने होते हैं? बताइए। +2, +8, +4 की 0। फटाफट से, ये 11th क्लास में मैंने आपको बताया था। 11th क्लास का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो चैप्टर है उसमें मैंने इसको बताया था कि S8 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है। वैसे ये वर्ग 16 वाला जो P ब्लॉक का एलिमेंट चैप्टर है उसमें हमें पढ़ना है ये चीज़। तो फाइनली याद रखेंगे 0 होगा। क्या होगा? 0। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बात करते हैं फ्रेंड्स 44 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखिट में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? कौन ऐसा कंपाउंड है इस चारों में जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा? चलिए फटाफट। वो ट्रिक याद रखना, FON, मैंने हिंट भी कर दिया, जिसमें F हो, O हो, N हो, वो हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यानी हाइड्रोजन का होना जरूरी है। हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हाइड्रोजन जरूर बनेगा, और उसमें F होना चाहिए, फिर O होना चाहिए, फिर N होना चाहिए। तीनों में से कोई होगा तो वो बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। बात करो देखो NH3 की, H है, N है, ये बना लेगा। H2O में H है, O है, देखो बना लेगा, H2O
HCl नो, ये नहीं बनाएगा, HF बना लेगा। सो फाइनली ऑप्शन सी करेक्ट होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी करेक्ट है। HCl जो है वो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। वेरी गुड। बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। अब हम पहुंच चुके हैं अपने मिशन की तरफ, मतलब 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होने वाले हैं थोड़ी ही देर में। चलिए धैर्य रखिए। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सी है? सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन की आर्गन? फटाफट से बताइए, फटाफट। पेशेंस रखिए और बोलते जाइए, कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर आर्गन, बताएंगे। वेरी गुड, हीलियम। हीलियम जो होता है वो उसका क्वथनांक वेरी लो होता है, बहुत ही कम होता है। सो फ्रेंड्स फाइनली ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 45 का ऑप्शन बी एकदम याद करो। कल परसों तरसों हमेशा इस वीडियो को देखते रहो, जब मन किया बस निकाल के स्पीड बढ़ा लेना है, स्पीड बढ़ा लो, बहुत तेज़ी से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ये सारे एग्जाम्स के लिए आपके तैयारी करवाए जा रहे हैं। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन जनरली, साधारणतया, नॉर्मली शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? एंजाइम, विटामिन, प्रोटीन और हार्मोन, इन चारों में कौन ऐसा है जो हमारे बॉडी में खुद से तैयार नहीं होते हैं, यानी वो बाहर से लेना पड़ता है हमें? वो हमारे शरीर के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत यूज़फुल होता है, बट वो हमारे शरीर में नहीं बनता है, उसे हम बाहर से लेते हैं। कौन, क्या है? एंजाइम है या विटामिन है, प्रोटीन या हार्मोन? फटाफट से कमेंट कीजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बता दो भाई, जल्दी से बताओ, देर मत करो, कमेंट करो। जितने भाई बहन देख रहे हैं सारे कोई कमेंट कीजिए फटाफट। वेरी गुड, विटामिन। विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनता है। हम लोग इसे, केवल मैं नहीं, पूरी प्राणी जो होती है पूरी मानव जनता जो भी है, शरीर में इसे नहीं बनाया जाता है। विटामिन को खाद्य पदार्थ के द्वारा, भोजन पदार्थों के द्वारा हम लोग ग्रहण करते हैं, तब हमारे शरीर में विटामिन प्रवेश करते हैं। सो फाइनली ऑप्शन बी करेक्ट होगा फ्रेंड्स। 46 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, कि रतौंधी किसकी कमी से होती है? कौन सी विटामिन की कमी होगी हमारे शरीर में जिससे हमें रतौंधी होगा? चलिए बताइए फटाफट से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये तो बहुत बच्चा टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 क्लास से ये पढ़ने को मिलता है, बट 12th में भी है आपका। सो आप, हम उम्मीद करते हैं, आई होप कि आप सभी कोई अच्छा कमेंट करेंगे, मतलब सही ऑप्शन बताओगे। चलिए मैं बता देता हूँ, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी बीमारी होती है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जब जब नोटिफिकेशन पहुँचे आप जरूर वीडियो देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। फिनॉल क्या है? फिनॉल जो है वो क्या है? वो कीटाणुनाशक, देखो यहाँ पे गलत से लिखा गया है, कीटाणुनाशक है यहाँ, एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट या फिर एंटासिड? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स, बताइए फटाफट से। फिनॉल क्या है? चलिए देखो, डिसइंफेक्टेंट होता है। डिसइंफेक्टेंट मतलब ये कीटाणुनाशक ही होते हैं, बट डिसइंफेक्टेंट जो वर्ड होता है वो क्या होता है, वो सूक्ष्म जीवों को मारता है, और ये बहुत ही खतरनाक होने की वजह से इसे हम लोग अपने त्वचा पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। सो फाइनली हम ये कहेंगे कि फिनॉल जो है वो डिसइंफेक्टेंट होता है। क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट, जो सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ओके, बात करते हैं फ्रेंड्स 49 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है? सबसे अधिक मीठी शर्करा कौन है? सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज की लैक्टोज? फटाफट से कमेंट कीजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज होती है, फ्रक्टोज होगा। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा गाइस। चलिए बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है। अंत भला तो सब भला। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होता है? बेरी बेरी, रतौंधी, रिकेट्स या फिर स्कर्वी? चलिए फटाफट से बताइए कौन सा रोग होगा। स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी। स्कर्वी रोग जो मसूड़ों की बीमारी होती है, दांत में मसूड़ा की बीमारी होती है। सो फाइनली ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, और प्लीज़ कैसा लगा क्लास कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और सारे फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा, बिकॉज आप घर पे रह के स्टडी कर सकते हो। सब किसी को ऐसा नहीं है कि अभी इंस्टीट्यूट की ज़रूरत पड़ेगी, आप घर पे रह करके फुली प्रिपरेशन कर सकते हो। तो सबके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे मोटिवेशन के लिए कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बड़ी बात होगी, आप घर पे बैठकर खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए, खूब पढ़ाई कीजिए, खूब पढ़ना है आपको, बिकॉज आपके लिए सबसे बड़ी सफलता होगी आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स और बहुत अच्छा नॉलेज रखना है आपको, और क्लास अटेंड हमेशा करते रहिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।